ओके हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो स्ट्रेन और स्ट्रेस जो मटेरियल पे लगेगा वो मटेरियल किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। तो अगर उसे हम क्लासिफाइड करने की बात करें तो हमने इसे बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाइड किया है। पहला इलास्टिक मटेरियल, सेकंड प्लास्टिक मटेरियल एंड थर्ड रिजिड मटेरियल। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलास्टिक मटेरियल होता क्या है। तो अगर कोई हमारे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, जिसको हम बाद में लोड कहेंगे, क्या कहेंगे, एक एक्सटर्नल लोड। कभी भी हम इसे फोर्स के नाम से आगे नहीं देखेंगे, हमारे पास हमेशा पूरे मैकेनिकल में एक्सटर्नल लोड या लोड के बारे में बात होगी। जब ये कोई भी लोड इसके ऊपर पड़ेगा किसी भी मटेरियल के ऊपर तो वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसके शेप में थोड़ा या साइज में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक। और चेंज होने के बाद जब हम फोर्स उसके ऊपर से रिमूव कर देंगे तो वो अपनी साइज को फिर से रीगेन कर लेगा। क्लियर? डिफॉर्मेशन डिसअपीयर ऑन द रिमूवल ऑफ द लोड। और जो प्लास्टिक मटेरियल होगा उसके ऊपर अगर हमने कोई फोर्स डाल दिया या लोड पड़ गया और उसकी साइज जो चेंज हो गई, आफ्टर रिमूवल द फोर्स और लोड, वो अपनी साइज रीगेन नहीं करने वाला है, वो चेंज हुई साइज में ही रहेगा। तो इसमें सिर्फ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा एंड डिफॉर्मेशन इज परमानेंट। क्लियर? जो हमने थर्ड मटेरियल्स की बात की है, रिजिड बॉडी, तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन होता नहीं है, कोई मतलब लोड डालने के बाद कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं पाई जाती है जो फुल्ली रिजिड हो। सबसे ज़्यादा रिजिड मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो उसे हमने डायमंड लिया है। चलो हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस जो भी होता है, चलो उसके पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर इधर से कोई हमने फोर्स लगाया या एक्सटर्नल लोड इस पर अप्लाइड हो रहा है, ठीक। तो ये तुरंत थोड़ा ना कंप्रेस होगा, इसकी इधर से एक फोर्स इसे रेसिस्ट करेगा। क्लियर? अगर इस तरह से लगा तो ये इलॉन्ग होने की बजाय इस तरह से रेसिस्ट करेगा। इस मटेरियल पे या तो फिर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा या तो फिर टेंसाइल लगेगा, तो ये बॉडी जो है इसको रेसिस्ट करने की कोशिश करेगी। तो द फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड द स्ट्रेस एंड द इंटेंसिटी ऑफ द रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। हाँ, अब जो भी इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस है इसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, कहीं कहीं स्मॉल पी से होता है, और ये होता है लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर? अब क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो सकता है, क्लियर, जहाँ पर लोड लग रहा है। अब ये स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया लोड अपॉन एरिया। लोड अपॉन एरिया हुआ। अब हम ये सोचना चाह रहे हैं कि अगर ये फोर्स इस पर लगेगा तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा कंप्रेस हो यहाँ पर, या हो सकता है कि ये थोड़ा सा टेंसाइल फोर्स के कारण एनलार्ज हो जाए। तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है या एनलार्ज हो सकता है, तो ये चेंज इन लेंथ हो जाएगी। तो जो इनका रेशियो आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट्स मीन कि L डैश माइनस L अपॉन L, डेल्टा L अपॉन L, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। अब अगर ये निगेटिव आता है तो कंप्रेसिव होगा और अगर पॉजिटिव आता है तो टेंसाइल होगा। चलो हमने ये बात कर ली कि अगर इस तरह का फोर्स होगा तो इसे कंप्रेसिव बोलेंगे, इस तरह का होगा तो टेंसाइल बोलेंगे, और इसके कारण लगने वाले स्ट्रेस लगेगा उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे, और इसके कारण टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, और इन दोनों के कारण लगने वाले स्ट्रेन को कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे।
ठीक, अब इसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है कि सपोज जिसे हम बोलते हैं शियर, बोलते हैं जो शियर स्ट्रेस है उसे कुछ हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। सपोज करिए हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका नाम ABCDEFGH है और जिसका नीचे का सरफेस ABCD वो पूरी तरह से फिक्स्ड है। तो ABCD जो है वो फिक्स है, तो उसको हमने कुछ साइड में ऐसे दिखा दिया है कि एक साइड से देखने के बाद ABEF का सरफेस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर D C G एंड H, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस पर, तो कुछ इस तरीके से लगेगा, फोर्स P। क्लियर। अब अगर चूंकि नीचे की साइड एकदम फिक्स है तो ऊपर के ही सरफेस में थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा, या कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट इधर लगेगा तो हम यहाँ पर एक सेक्शन मान लेते हैं, अगर ये इधर लगेगा तो ये इधर इसे रोकेगा, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा, इसको हम R लिख देते हैं क्योंकि ये रेसिस्टेंस लग रहा है, इधर फोर्स P जा रहा है और उधर लगने वाला फोर्स जो है वो रेसिस्टेंस है। तो शियर स्ट्रेस को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस फोर्स अपॉन शियर एरिया। हाँ, तो हमने जो बात कर ली शियर स्ट्रेस हो चुका है। अब शियर स्ट्रेस के बाद हम थोड़ा सा और सोचते हैं कि अगर मान लो इसके ऊपर यहाँ पर फोर्स लग रहा है और ये वाली नीचे की सरफेस इसकी पूरी फिक्स है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि ऊपर वाली लेयर को ज़्यादा डिस्प्लेस कर सकती है और नीचे वाली लेयर डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसी हो सकती है कि ये यहाँ पर ऐसे चली जाए इतनी, और ये इतनी यहाँ पर आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे फाई, इसको भी हम बोलेंगे फाई। अब ये यहाँ पर आ चुकी है F डैश कॉमा G डैश और यहाँ पर आ चुका है E डैश कॉमा H डैश, और यहाँ पर जो इसकी पहले की हाइट थी वो हमने L ले रखी थी। तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हुआ है, जिसको अगर हम ऐसे देखें तो कुछ ऐसा मिलेगा, A कॉमा D फाई E कॉमा H E डैश कॉमा H डैश। अब इसमें आप मुझे बताइए कि tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा? tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा? वो ये अपॉन ये होगा, जो कि पहले से हमारे पास L था, और जो थोड़ा सा डायमेंशन में ये चेंज हुआ है उसे हम DL बोलेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा DL अपॉन L, और इसी को हम लिख देते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगल होता है, ये जो फाई एंगल 0 से 15 डिग्री तक की जो वैल्यू आती है साइन कॉस और टेन की, उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू DL अपॉन L, जो कि हो जाएगा शियर स्ट्रेन। क्या होगा? शियर स्ट्रेन।